मैं तो अपने कपड़े खुद धोता हूँ। आप गौमूत्र का सेवन, एक आईएएस अब शोभा देता है। ये आप कौन है डिसाइड करने वाले? मैं खुद डिसाइड नहीं, मैं तो सौमूत्र। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे आईएएस अधिकारी से मिलवाते हैं जिन्होंने शुरुआत करी थी भारतीय सेना से। उसके बाद वह भारतीय सरकार में भी एक्टर रहे, सचिव के पद पर रहे, और आज हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर आईएएस ऑफिसर मिस्टर कमल टावरी सर। तो सर सबसे पहले आपका सर संपूर्ण शुभ परिचय। नमस्ते नमस्ते। मेरा अभी वर्तमान का नाम है भाई कमलानंद, और मेरा जन्मस्थान तो वर्धा में हुआ। अभी 76 साल का हूँ मैं। 50 किताबें लिखी है, और आजकल चल रहा है हमारा काम मार्केटिंग द अनमार्केटेड इंडिया। और ढूंढते रहते अपवाद कहाँ कहाँ पे क्या क्या छुपा है। और सबसे बड़ा हमारा शुभ लाभी धंधे कहाँ हो सकते हैं, पेड़ में, पानी में, गाय में, गोबर में, नीम में, बाल काटने में, तेल बनाने में, मालिश करने में। क्या मालिश का धंधा बहुत बढ़ सकता है? क्या लोगों को शौक़ पैदा हो रहा है मालिश करने का? देशी गाय पर बहुत बड़े धंधे बढ़ने की और स्कोप है। देशी गाय, उसमें खाद भी है, गोबर भी है, नीम भी है, तुलसी भी है, दवा भी है। तो ऐसा इसमें नए प्रयोग कर रहे हैं कि आने वाले समय में रोज़गार और ये पर्यावरण पूरक धंधे किधर होंगे, और कैसे लोगों का विश्वास बढ़े कि भारत एक महान देश है। और हम कहीं फंस गए हैं, अटक गए हैं, कहीं कहीं नेतागिरी में, कहीं रातों रात कहीं एसी में अटक गए, कहीं बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, और जल्दी और जल्दी और जल्दी और जल्दी और जल्दी, जल्दी जल्दी पैसा, जल्दी जल्दी पैसा। तो देख रहे हैं कि कहाँ अटक गए हैं। तो कैसे वो लोगों का दिमाग खुले जिससे वो अपने को पहचाने। तो सर यहाँ पे एक सवाल है, आईएएस कमल टावरी से कमलानंद बनने के पीछे की सर क्या कहानी है? ऐसा है ना, अपन अभी 76 साल के हो गए। मैं बोला जी। तो मैं बोला कि एक दौर होता है जीवन का। कभी मैं विद्यार्थी था, फिर आईएएस में आया, फिर रिटायर हुआ, 15 साल हो गए रिटायर होकर। तो मैं बोला ये कमल टावरी तो ठीक है, 75 साल तक उसके साथ अपन चले, कमल टावरी के साथ। और अब मुझे लगा भाई कमलानंद, तो कमल तो रहता ही है, कमल कीचड़ में, और आनंद की तलाश है। कमल टावरी में आनंद की नहीं आती, तो कमलानंद में आनंद जुड़ गया। यानी अब तो जो भी काम होगा, एक तो भाई, भाई के 2-3 मतलब। एक तो होता है भाई, कैसे हो भाई, है ना, थोड़ा। दूसरा होता है भाई, ब्रदर। और कमल तो रहा और आनंद उसमें जुड़ गया। तो मुझे लगा कुछ ज़रा लुंगी उंगी में घूमते हैं अपन कुछ। अभी मैंने चप्पल भी थोड़ा थोड़ा छोड़ दिया है, तो मज़ा आता है। तो भाई कमलानंद के पीछे कोई विशेष राज नहीं है, बस इतना ही है कि जिसमें आनंद आता है तो करते हैं। और कई लोगों को बोलते हैं कि भाई आप भी अपना अपना नाम जो है थोड़ा आनंद की तरफ लेकर जाओ, क्योंकि जीवन में अंततो गत्वा तलाश काय की है जी। आनंद की। सभी वही चाहते हैं ना, आनंद। चाहे खाना हो, पीना हो, सोना हो, घूमना हो, एसी हो, शैम्पू लगाते हैं और भी बहुत कुछ करते हैं, तो तलाश तो आनंद की है। तो अपना अपना ढंग है आनंद तलाशने का। तो मुझे लगा क्यों ना भाई कमलानंद के रूप में उत्तराखंड और जवानों के साथ मिलकर कुछ काम किया जाए, और जीवन के जो पाठ है वो बांटे जाए। तो कमलानंद के साथ में थोड़ा उसमें और भी पहलू आ जाते हैं, मस्ती वाले पहलू, आनंद वाले पहलू, जीवन वाले, जीवंतपना वाले पहलू। तो चल रहा है वो। तो उसके पीछे कोई विशेष कारण नहीं है, बस मस्ती वाला कारण है, आनंद आना चाहिए। और सर को मैं आज, सर से मेरा इससे पहले एक बार भी मिलना हुआ था, लेकिन सर की जो सबसे खास बात जो मुझे लगी कि सर टाइम को लेकर बिल्कुल पंक्चुअल हैं। एक जगह एक हम लोग गए थे लखनऊ में, और वहाँ पर सर एक स्पीच दे रहे थे, जो वीडियो होते हैं उनकी ट्रेनिंग चल रही थी, और सर ने बोला कि मैं 1 बजे स्पीच अपनी समाप्त करूँगा। जैसे ही 1 बजा वैसे सर की स्पीच ख़त्म। तो सर जैसे आजकल के लोग टाइम को लेकर बहुत लापरवाह हैं कि बोलते हैं 12 बजे, लेकिन उठने का टाइम है 2 बजे, 4 बजे। और जो आज की यंग जनरेशन है वो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा पीछे है। तो उनके लिए आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे, और जो अपना कल्चर भी भूल रहे हैं, और आप इस एज में, कि मतलब आज मुझे खुद भी थोड़ा अंदर से शर्म आ रही है कि सर इस एज में, मतलब 77 की एज में सर इतने ज़्यादा जोश से भरपूर हैं, और सुबह के समय सर पहाड़ों पे वॉक करने जाना, नंगे पैर घूमना, एक फक्कड़ जीवन जिसे कहते हैं। और सर जैसे रिटायरमेंट के बाद लोग चाहते हैं कि हम आराम से जिएं, और घर में हमारे आसपास 4-5 नौकर हों, हर चीज़ हमारे पास मौजूद रहे, और उस चीज़ से हटकर आप एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जो एक कहें तो एक साधु जीता है।
अब पता नहीं साधु संत महात्मा कैसे जीते अपने को मालूम नहीं, क्योंकि कोई बोल रहे थे कि ये तो बड़े बड़े एसी में रहते हैं, एसी गाड़ियों में घूमते हैं, तो वो मॉडल है या नहीं हमारा आदर्श है तो सोचना पड़ेगा। जहाँ तक अपनी बात है, अपने को जिसमें आनंद लगता है तो उस आनंद को पहले दिमाग में सोच विचार करना चाहिए, सोचो, अध्ययन करो, और फिर आपको जिसमें आनंद आए। लेकिन एक बात निश्चित है कि एसी है, दारू है, और बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़ा बड़ा मकान है, बड़े बड़े ये क्षणिक वाले हैं, इसमें आनंद क्षणिक ही आएगा। तो अपने को अपना दिमाग से, अपना स्वभाव से, अपने विश्लेषण से अपना फैसला करना चाहिए कि अपने को किस में आनंद आता है। आनंद की तो तलाश अल्टीमेटली है ही सबको। एक दूसरा, अपने थोड़ा सीखना चाहिए पेड़ से, पानी से, प्रकृति से, चिड़िया से, गाय से, बैल से, कि प्रकृति हमारी सबसे ऊंची है, यानी सबसे बड़ा कोई है तो नेचर है जी। और भगवान भी नेचर का ही तो क्रिएशन है। तो ये तो प्रकृति इवॉल्व हुई है, अपने आप बीज आता है, फिर धीरे 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 पौधा बनता है, पेड़ बनता है, फिर धीरे के बाद गिर जाता है, वो बुढ़ा हो जाता है, सूख जाता है। तो जीवन में हमारा जो भारतीय दर्शन है इसमें बहुत गहराई है, हमने समझा ही नहीं। हमने न गाय को समझा, न पेड़ को समझा, न वेद को समझा, न संस्कृत को समझा, न जीवन शैली को समझा, न जीवन को समझा। हम लोग एक अंधी दौड़ में लग गए हैं। तो ये अपने खुद के समझ से ही वो बदल सकता है। तो मुझे आनंद जिसमें आता मैं करता हूँ, और मैं हर एक को कहता हूँ अगर तुमको सिगरेट में आनंद आता है तो पियो, लेकिन पहले सोच समझ लो कि सिगरेट से लोगों को कैंसर हुआ है, बीमारी होती है, पैसा खर्चा होता है, धुएं से तुम ये करते हो, और अब तो सिगरेट पीना खुली हवा में बंद है, मनाही है। तो फिर भी तुम पीते हो तो पियो भाई, अपना सोच समझ कर करो जो आपको अच्छा लगता है, लेकिन समग्रवाद में सोचो। ये मेरा पॉइंट है। मैं सबको कहूँगा कि कोई भी जीवन में फैसला करना है तो उसको समग्रवाद में अपने दिमाग से फैसला लो, किसी के कहने से मत जाओ। मेरी बात पट रही है कुछ? जी। अपना दिमाग लगाओ, आपको दिमाग दिया है तो अपने दिमाग से ही आपको जो कुछ करना है वो अंत में करना चाहिए। और सर एक सवाल मेरा आपसे और है, 1983 की एक घटना हुई थी आपके साथ, शायद फैजाबाद के आसपास। आपके साथ एक युवा आईपीएस ऑफिसर भी थे, एमएस खान, शायद अगर मैं सही हूँ तो सर वो क्या घटना थी? असल में हम लोग रोडवेज है ना, यूपी स्टेट रोडवेज कॉरपोरेशन, उसमें मैं एमडी था, मैं कमिश्नर रैंक में था, और नसीम मोहम्मद खान करके एक बिहार के थे, उड़ीसा बिहार के थे, वो थे सिक्योरिटी, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, डीआईजी थे वो। तो हम लोगों को बराबर शिकायतें मिलती थी कि गाड़ियों में बड़ा अनधिकृत वो सवारियां जाती है, और ये ड्राइवर कंडक्टर की मिलीभगत से होता है सब। तो एक बार हम जा रहे थे फैज़ाबाद से बनारस की तरफ, आजमगढ़ से होते हुए, ये जो अतरौलिया जगह है फैज़ाबाद के आगे आता है, आजमगढ़ ज़िले में था वो। तो वहाँ पर हमने देखा, हम जब जा रहे थे शाम को, तो हमने गाड़ी में वो नहीं लगाया था आयोग तर, वो जो होता है ना झंडा फंडा उस वक्त था, वो लाल बत्ती वगैरह नहीं थी, अब तो खैर मना ही है। तो उधर से अतरौलिया की तरफ जब हम उसकी तरफ जाते हैं, अपना फैज़ाबाद की तरफ, फैज़ाबाद से अतरौलिया से उधर जाते हैं अपना आजमगढ़ की तरफ, तो वहाँ पे बहुत स्पीड से बस आ रही थी, बड़ी वाली बस रोडवेज़ की। तो मैंने बोला यार ये बस पता नहीं इतना स्पीड से ले जा रहा है तो एक्सीडेंट करेगा। तो वो हमारे खान साहब ने बोला कि आओ उसको चेस करते हैं। तो मैंने बोला छोड़ो यार, अब जाना है अपने को, अब कहाँ। तो हमने बोले नहीं चेस करते हैं। तो हमने दोनों चलो, जवान थे, अभी भी जवान है वैसे, तो गाड़ी को घुमाया हमने, कार को वापस कराया उसको, और वो बस के पीछे हम चेस करने लगे। उसको हॉर्न दे, वो बस, अच्छा फिर वो बस वाला बाएं से पास दे, यानी स्पीड में तो था, बदमाश तो थे ही, वो गुंडे तो है ही, तो उन्होंने बाएं से पास दिया। अब हम सोच रहे बाएं से निकले क्या, लेकिन भाई वो तो नीयत इसकी ठीक नहीं लग रही है, ये गाड़ी को मार देगा। तो अच्छा हो गया, हमने नहीं लिया, हम उसके पीछे ही चलते रहे, राइट से पास मांगते रहे, देता नहीं गया। जैसे ही वो अतरौलिया बस स्टैंड आया, वो गाड़ी वहाँ धड़ धड़ रुकी, और वो सब उतर कर उन्होंने अंदर से होटल में से अपने बम बांस वास निकाल कर चिल्लाना शुरू किया, साले गाड़ी की चेकिंग कैसे करते, कौन है, कैसा है। खैर हमने भी, मैं भी कड़ा बड़ा पहनता था अपना, तो हमने भी चिल्लाना शुरू किया जैसे भाई बहन जो होते हैं, हमने भी उसको। तो 2-3 मिनट में खसक लिया, उनको लगा कि साला ये कोई गड़बड़ मामला है, तो खसक लिए। अब उसके बाद में जब है तो बड़ा लंबा कहानी है कि हमको थानेदार जो थे वो समझाने लगा, साहब FIR क्या करेंगे, बदमाश है, ये है वो है, थाना है वहाँ पर।
फिर उसके बाद में पीएससी में बोला हमने मुआयना वुआयना करवाएंगे उसका, वो जो थोड़ा लगा था इधर बम्बू वम्बू, तो पीएससी वाला डॉक्टर बोलता साहब मैं तो छुट्टी पर हूँ लेकिन मैं फिर भी आता हूँ ये है। फिर वहाँ पर एक बाबूजी बैठे हुए बड़े बड़े पेट वाले अपने, अरे बोलते टावरी साहब बताइए आपको कौन नहीं जानता, खान साहब आप तो एसपी रहे आपको कौन नहीं जानता, ये बड़े बदमाश है ये लड़के बड़े इनको और वो बोलता है इन बेवकूफ़ों को ये नहीं मालूम कि किसको मारना चाहिए, बताइए। बोले साहब आप कहे तो उनको बुला के माफ़ी मंगवा ले। अब मैं हंस रहा हूँ अंदर के अंदर की ताला, देखो ये है दुनियादारी, मार भी खाओ माफ़ी भी मंगवाओ। खैर आखिर में हमने माफ़ी वाफ़ी नहीं की, लेकिन ये जीवन के पाठ है। फिर मुकदमा हुआ, चला हुआ 20-25 साल तक, अल्टीमेटली उनको हुआ। पाठ ये है कि जब तक वरिष्ठ अफसर जिम्मेवारी नहीं लेंगे, क्योंकि उस रोड पर वो पहली भी जो टिकट की वो जो होते हैं ना चेकर वगैरह, रोडवेज के जो होते हैं इंस्पेक्टर वगैरह, उनको मार चुके थे वो, तो इसलिए उस रोड पर कोई चेकिंग ही नहीं करता था। क्योंकि मार खाने के बाद में पुलिस में, थाने में, एफआईआर, ये कोर्ट फोर्ट, इतना लंबा चक्कर होता है। तो मुझे कईयों ने राय दिया अरे भाई छोड़ो उसको माफ़ करो, मतलब माफ़ तो करे लेकिन माफ़ तो मांगे तो सही। तो ये सब पॉलिटिकल भी है, प्रशासनिक भी है, और हमारे अफसर भी कमज़ोर है, थोड़ा हिम्मत से काम करना पड़ेगा। अरे भाई हमको हमारा काम है रोडवेज वगैरह प्रॉफिट में आए, नुकसान ना हो, अन्यथा गाड़ियाँ ना चले, डीजल की खर्चे कम हो, सरकार का पैसा लगा, जनता का पैसा, सरकार यानी जनता का पैसा है। और वो वहाँ पर एक थे, अब नाम वाम क्या ले कि इसका वो, लेकिन हमने गुंडों को असामाजिक तत्वों को बड़ा सर पे बैठा रखा है हर तरीके से। और उसका कारण ये है कि कोई उनको झेलता नहीं है, उनको टोकता नहीं है। मुझे कभी कभी बड़ी दया आती है जो बड़े अच्छे अफसर जो डकैतों को पकड़ते हैं, जान पर खेलते हैं। तो हमारे इस वरिष्ठ अफसरों ने जिम्मेवारी लेना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। वरिष्ठ अफसर जिम्मेवार होना चाहिए और केवल नीचे वाले पर छोड़ के काम नहीं होगा। पुलिस वाला क्या करेगा अगर वो थानेदार थाने में बैठा, एसपी साहब एसी के अंदर कमरे में बैठे, एसएसपी डीआईजी सब एसी में बैठे हुए, तो फिर वो नीचे क्या निकलेगा बाहर। तो ये एसी ने बहुत बड़ा नुकसान किया है। तो इसलिए सरकारी दफ्तरों से एसी बंद कर देना चाहिए, और प्राइवेट घरों में जहाँ एसी लगी है वहाँ पे खूब टैक्स लगाना चाहिए कि भाई जब आप बिजली ले सकते हो, प्रदूषण कर सकते हो, तो 1000 रुपये दो महीने का टैक्स। इस कुत्ते का क्यों नहीं टैक्स लग सकता भाई, आपको शौक है कुत्ते का तो टैक्स दो। तो ऐसे कई नीतियां में बदल की चाहिए, लेकिन हमको जिम्मेवार प्रशासन बहुत ज़रूरी है, अकाउंटेबल जिसको बोलते हैं। और इसमें आप जैसे लोगों का जो सोशल मीडिया में जुड़े हैं जवान लोग हैं, सवाल करो, आरटीआई में आओ, पूछो, टीम बनाओ। टीम बनाए बगैर अकेले मत करना, नहीं तो अकेले मार मुर भी देते हैं वो तो इसलिए टीम होनी चाहिए, कोई रोने वाला तो हो कम से कम। तो हमारा तो ये प्रयास रहता है कि यंग लोगों को इसे आगे लाए, और कैसे धंधे बढ़ाने का धंधा, जब तक धंधा नहीं होगा कुछ चलने वाला नहीं है। तो इसलिए कैसे गांव में धंधे बढ़े। तो सर धंधे से एक सवाल आता है मेरे दिमाग में, जैसे इस समय सबसे ज़्यादा जो है दिक्कत बेरोजगारी, तो सर रोजगार को लेके हमें सरकार के ऊपर कितना निर्भर रहना चाहिए, या हम खुद का भी कुछ शुरू कर सकते हैं? अब तो समय आ गया है कि न केवल रोजगार, सुरक्षा के लिए भी सरकार पर निर्भर नहीं आना चाहिए। पानी के लिए भी नहीं, हवा के लिए भी नहीं, दूध के लिए भी नहीं। सरकार दे रही है 1 रुपया 2 रुपया बहुत कुछ दे रही है, लेकिन वो एक वर्ग को मिलता है अलग अलग। सामान्य वर्ग जो है स्वाभिमानी वाला, उसको तो अपना ही रास्ता, जो उसमें स्व जो आता है, स्वरोजगार है, अपना स्व का पानी है, अपना पानी बचाओ। फिर अपनी बिजली सोलर से हो सकती है क्या, फिर जल्दी सो सकती है क्या, जिसे बिजली की ज़रूरत ही नहीं पड़े, जैसे जन धर्म में करते, जल्दी सो जाते जल्दी उठ जाते हैं। तो प्रकृति के साथ जियो। फिर कपड़े वपड़े जो है, ये जो मशीन जो है कपड़ा धोने वाली, इसके बजाय अपने कपड़े धो। मैं तो अपने कपड़े खुद धोता हूँ और कपड़े धो के धूप में सुखाता हूँ। इधर अभी धूप आएगी तो शाम को आराम से कपड़े धूप जाते हैं। तो ऐसा है, अपना स्वावलंबन करते हुए स्वरोजगार तो अपने को बढ़ाना ही पड़ेगा। अब स्वरोजगार देखो, इसमें भी करोड़ों लोगों को काम मिल गया है। इसी तरह गांव में धंधे बढ़ाने का धंधा, तो आजकल हम देशी गाय पर बहुत काम कर रहे हैं। ये गाय के साथ में घास भी है, ब्रीडिंग भी है, दूध भी है, घी भी है, स्वास्थ्य भी है, पंचगव्य। वो पंचगव्य के माध्यम से, मालूम है आपको पंचगव्य? तो सर यहीं पे एक मैं आपको रोकता हूँ थोड़ा सा। आप गाय से एक सवाल आ गया कि आप गौमूत्र का सेवन करते हैं, उसके साथ आप नहाते समय गाय के गोबर का भी उपयोग करते हैं। तो सर एक IAS अधिकारी जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का पूर्व अधिकारी है, उसको ये सब शोभा देता है? वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। शोभा देता है, ये शोभा देता है या शोभा नहीं देता है, ये कौन फैसला करेगा? ये तो सर हम खुद ही करेंगे। हाँ, खुद करना चाहिए ना। अपन दूसरों के कहने से जाएंगे कि साहब शोभा नहीं देता आपको। अभी तू कौन है भैया, मुझे शोभा देता है नहीं देता, ये आप कौन है डिसाइड करने वाले? मैं खुद डिसाइड करूँगा ना। आप अपना मत बोलो कि ये शोभा नहीं देता और फिर कारण दो शोभा क्यों नहीं देता। फिर प्रश्न आता है शोभा क्या होता है भाई? अशुभ, शोभा या गंदगी, ये कौन है?
मुझे अच्छा लगता है, मेरा अपना कारण है, मैं आपको कारण दूंगा क्यों 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 मैं ये करता हूँ। मैं इतना नहीं, मैं तो स्वमूत्र लेता हूँ। अब आप बोलेंगे स्वमूत्र लेना आपको शोभा नहीं देता। अरे भाई आप भी लेके देखो, शायद हो सकता है आपको भी शोभा देने लग जाए। मेरा पॉइंट ये है ना कि किसी के कहने से कभी मत ज़िंदगी में रहो, आनंद नहीं आएगा। क्यों आप उसी के चक्कर में रह जाएंगे कि ये दूसरे ने ये बोला, दूसरे ने ये बोला, दूसरे ने ये बोला, दूसरे ने बोला टाई पहन, दूसरे ने बोला टाई मत पहन। तो आप तो उसी चक्कर में पड़े रहेंगे दूसरे की सुनते सुनते कि भाई टाई पहन या टाई मत पहन। आप अपना दिमाग लगाओ ना। आपको अगर जरूरी लगता हो टाई पहनना तो टाई पहनो। आपको लगता है बकवास है टाई पहना, यहाँ गर्मी फर्मी में काहे के लिए टाई चाहिए, जूता काहे के लिए चाहिए, तो आप मत करो। लेकिन फैसला आपके दिमाग से होना चाहिए। शोभा अशोभा ये दूसरे के कहने से मत जाओ। मेरी बात पट रही है कुछ? जी जी। पूरी। तो आप भी अपने दिल से काम करो। हाँ, मतलब सर यहीं पे जो हमें अच्छा लगता है हमें वो करना चाहिए। हमें अच्छा लगना है और उसका कारण भी कारण आना क्या है? चाहिए। कारण पता होना चाहिए। अच्छा भी हवा वाला नहीं कि मेरे को अच्छा लगा। अभी अच्छा क्यों लगा भैया, यार कारण बताना गुरु। तो उसे 15-20 कारण दो, उस कारणों पर चर्चा करो कि कारण गड़बड़ है। लेकिन जो भी फैसला करो सोच समझ कर उसका वजन करो, फायदा किस में नुकसान किस में, फायदा किस में नुकसान करे, और दोनों करके जहाँ फायदा ज़्यादा दिखे वो करो। फायदे के लिए करना चाहिए ना, नुकसान के लिए कोई करता नहीं। तो ये दोनों सोच समझ कर करना चाहिए ज़िंदगी में, ऐसा मेरा अनुभव है। और सर ने करीब 40 से ज़्यादा अधिक पुस्तकें भी लिखी हैं, और आप सर की पुस्तकें आपको जो अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट वगैरह पे भी मिल जाएंगी। तो सर जो आपने अभी रिसेंटली बुक लॉन्च की अपनी, उसके बारे में कुछ बताइए। अभी हमने किताबें का छः किताबें निकाल रहे हैं 50-60 पन्ने की। उसका हेडिंग है मार्केटिंग द अनमार्केटेड इंडिया। यानी भारत में इतना छुपा हुआ है, दबा हुआ है, मालूम ही नहीं है, उल्टा समझाया गया। तो उसमें हम लोग चर्चा का स्तर बढ़ा रहे हैं, क्योंकि कई बार आप देखेंगे ना हमारी चर्चा है ना रिंग की तरह वहीं घूमती रहती है, उसमें चर्चा का स्तर नहीं बढ़ रहा है। वो बस गाली देना, निगेटिव बोलना, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। अरे भाई इससे क्या होगा, कुछ आगे बढ़ो ना। तो ये किताबों में हमने विश्लेषण दिया है कि इतने बड़े बड़े प्रयास हुए दुनिया में सुधार के, यूएनओ आया, आईएलओ आया, इतना बड़ा विजिलेंस कमीशन बने, इतने बड़े बड़े सरकार के डिपार्टमेंट बने, तो क्या वाकई जिस पर्पज़ के लिए बने हो, जिस उद्देश्य के लिए, क्या वो उद्देश्य सफल हुआ? तो ऐसे प्रश्न करो, फिर विकल्प दो, करे क्या भाई, ये गड़बड़ ये गड़बड़ ये गड़बड़ ये गड़बड़, ये नहीं हुआ ये नहीं हुआ ये नहीं हुआ। तो फिर क्या कुछ लोगों ने कर दिया उनसे सीखो, जिन्होंने कर दिया उनसे सीखो। फिर उसके बाद में उसको कैसे वो आम में फैले, समाज में फैले, और जनता को कैसे शुभ लाभी स्वार्थ हो, रोजगार कैसे बढ़े, इस पर चर्चा करो। तो आजकल जो हमारा ये चल रहा है, इसको हमने नीति पर लिया है, हमने भ्रष्टाचार पर लिया है, हमने इलेक्शन पर लिया है कि चुनाव सुधार कैसे हो। उसके बाद में हमने रोज़गार कैसे पैदा हो ये ले रहे हैं। उसके बाद हम ले रहे हैं उसमें ये जो पर्यावरण वाला मामला ये ले रहे हैं। और अंग्रेजी में हम चाहते हैं उसका हिंदी में भी करे, मराठी में करे। आजकल उसका ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो हमने दुबे जी को बोला है कि दुबे जी इसको लीडरशिप से जोड़ो, नेतृत्वशाला। और नेतृत्वशाला में अब उसको पहले पूरा ज्ञान से चर्चा करवाओ, क्या है, क्यों है, कैसे है, सरकार क्या है, हमारा जीवन क्या है, गाय क्या है, बैल क्या है, पेड़ क्या है, हवा क्या है, और दुष्टता क्या है, मुसलमान क्या है, क्रिश्चियन क्या है, आईएसआई क्या है, क्या चाहते हैं वो, क्यों दुनिया को केवल एक ही मुस्लिम कन्वर्ट करना चाहते हैं वो, क्यों मंदिरों के खिलाफ है, मूर्ति पूजा के खिलाफ है, क्यों उनको 4-4 बीवियों का प्राविधान है, क्यों उनका ज़रूरत में क्या होता है, हुनर वो स्वर्ग में मिलता है उनको। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो एक समग्रवाद में देखना चाहिए, अकेले अकेले नहीं, सबको मिलाकर एक साथ में पिक्चर देखना चाहिए। तो ये आजकल काम कर रहे हैं। और सर आखिरी सवाल के साथ मैं इस वीडियो का एंड करूंगा। आखिरी सवाल ये है सर, जो आजकल जो यंग जनरेशन है, जो आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और एक समय बाद वो थोड़े डिप्रेशन में चले जाते हैं, और जो आज की जनरेशन है जो भटक रही है, कुछ मतलब आजकल जो माहौल है नशे की तरफ जा रहे हैं कुछ, और कुछ बहुत उल्टी सीधी हरकतें दे रहे हैं, तो उनके लिए आप एक गुड मैसेज क्या देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं कहूँगा आईएएस वगैरह की परीक्षा में बैठो, मगर सबसे पहले जीवन की परीक्षा में बैठो। अपना श्रमदान करो, अपना शरीर बनाओ, अपनी कुछ प्रश्न करो, सीखो, समझो। क्योंकि अगर 1000 लोग बैठेंगे आईएएस में तो 2-3 ही तो आएंगे ना। बाकी जो 999 रह गए हैं, 997, उनको तो बेचारों को स्वावलंबन जाना ही पड़ेगा। तो ये नौकरी का बहुत। दूसरा हमारे दिमाग में अब ये कि नौकरियों का जो एक बहुत बड़ा आकर्षण था वो धीरे धीरे कम होना चाहिए, और उस कम करने के लिए सरकारें नहीं कर पाएंगी, वो छुट्टियां नहीं कम कर पाएगी, काम के घंटे नहीं कम बढ़ा पाएंगे, काम मांग नहीं पाएंगे। नेतृत्वशाला आनी पड़ेगी इसके लिए, लीडरशिप। और लीडरशिप के साथ में हमको ये जो स्वरोजगार है उसका वो बढ़ाना पड़ेगा, इज्जत, स्वरोजगारियों की इज्जत, स्वरोजगारी के लिए सिक्योरिटी,
और फिर ये सरकार जो बड़े बड़े कारखाने, बड़े बड़े दुकानें, बड़े बड़े मॉल जो खोल रही है, ये भी बहुत बड़े रोज़गार को मारेंगे। अंततोगत्वा गांव की तरफ जाना पड़ेगा, स्वरोजगार को बढ़ाना पड़ेगा, और जिन्होंने कर दिया उनकी इज्जत करना पड़ेगा, और आनंद की तलाश में अपने पर्यावरण पूरक धंधों को बढ़ाना पड़ेगा। और ये कर रहे हैं उनसे सीखना पड़ेगा। सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जिन्होंने कर दिया या जो कर रहे हैं उनसे सीखो। आपने एक यूट्यूब अगर नहीं देखा हो तो ज़रूर देखना। अपने ये क्या नाम है उनका, एक बहुत बड़े अपने एमपी थे, मार्गारेट, गोवा कर्नाटक के। उन्होंने बोला था उनको कैंसर हो गया था, और कैंसर के बाद में एक मेरठ के पास में कोई आश्रम है, वहाँ पे उनको पंचगव्य से आराम हुआ। तो वो बोले मेरा कैंसर उससे ठीक हुआ, मुझे जीवन मिला। तो ऐसे लोग भी हैं जिनको गाय गोबर से हुआ, तो उनका प्रचार करके आशा को बढ़ाना पड़ेगा, जिससे हम निराशा के बजाय, और फ्रस्ट्रेशन भी अपनी मानसिकता का सवाल है। अपने को सिखाना पड़ेगा कि भाई आपको जीवन में हरदम सफलता ही नहीं मिलेगी, तो असफलताओं के बीच में घुटन होगा, निराशा होगी, उसको तारतम्य करें, पचाना पड़ेगा, उसको झेलना पड़ेगा, और आशावादी बने रहना पड़ेगा। तो दोस्तों आज हमारे साथ मौजूद थे रिस्पेक्टेड सर मिस्टर कमल टावरी जी, और सर ने आज अपना कीमती समय दिया। तो सर उसके लिए पहले तो सर आपको बहुत बहुत थैंक यू, और सर से मिलकर आज बहुत नमस्ते। अच्छा लगा। ये सर से मेरी दूसरी मुलाकात थी, और कुछ सवाल थे मेरे जिसका सर ने बहुत अच्छे से जवाब दिया, और आपने भी बहुत कुछ इस वीडियो से सीखा होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।